हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी हमें भेजी है गौरव जी ने। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दिल्ली की सर्दियाँ मतलब जी का जंजाल। रजाई से ऐसा अटूट प्रेम हो जाता है कि दिन भर उसे बाहों में भर के सीने से लगाए रखने का मन करता है। पर वो सर्दी खाने का एक अलग आनंद भी है। गोवा में रह रहे मुकेश ने इसी आनंद को महसूस करने के लिए इस बार सर्दियों में दिल्ली जाने का प्लान बनाया। तपती आग के पास बैठे मूंगफली और रेवड़ी चबाते हुए किस्से कहानियों का दौर चल रहा था। यार कुछ बढ़िया सुनाओ, मतलब कुछ ऐसा जिससे मज़ा आ जाए, मतलब दिल खुश हो जाए। मित्रों की बात सुन मुकेश थोड़ा मुस्कुराया और फिर गंभीरता से बोला, एक वाक्य है जो मेरे बैंक की पहली पोस्टिंग के दौरान हुआ था। दिल खुश होने की तो गारंटी नहीं है, पर मज़ा ज़रूर आएगा। इरशाद इरशाद कहकर सभी मित्र हंसने लगे। मुकेश ने शुरू करा, ये बात 2013 की है, जब मेरी पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। मुझे मलाड से फोर्ट रोज लोकल से ऑफिस जाना होता था। किसी तरह मुझे मलाड के रहीजा टाउनशिप के स्टाफ क्वार्टर में एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट एक था पर रहने वाले हम 3 थे। एक बांद्रा ब्रांच के मैनेजर सतीश सर और दूसरा बोरीवली ब्रांच के राजेश। पहले दिन मैं चटाई बिछाकर ड्राइंग रूम में ही सो गया। अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते समय मेरी नज़र साथ के बेडरूम पर पड़ी। बिल्कुल साफ सुथरा, नई चादर बिछी हुई। वो कमरा मानो मुझे बुला रहा था। उधर जाना मना है, जल्दी तैयार हो जाओ वरना 8:55 वाली लोकल छूट जाएगी, कहते हुए राजेश सर ने उस बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ओके सर। हम तीनों घर से एक साथ निकल रहे थे। तब जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा तो उसका दरवाज़ा खुला, लाइट ऑन और पंखा चला हुआ पाया। सर, सब कुछ ऑन है उस कमरे का? मैंने हैरानी जताते हुए दोनों सीनियर्स का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश करी। हाँ हाँ पता है, तुम बाहर चलो, दोनों राजेश सर और सतीश सर ने एक सुर में कहा। हम तीनों एक साथ बाहर आ गए। मैंने एक हल्का धक्का सा महसूस किया, ना केवल अपने शरीर पर अपितु अपनी जिज्ञासा पर भी। सर, आप दरवाज़ा लॉक करना भूल गए। मैंने फिर से दोनों को याद दिलाया। यार ये कितना बोलता है, राजेश सर ने चिढ़ते हुए कहा। चलो मुकेश, एक और साथी आने वाला है, उसके लिए दरवाज़ा सिर्फ हाथ से बंद किया है, लॉक नहीं लगाया। सतीश सर ने मुझे आराम से समझाया। पर सर कुंडी तो लगा दीजिए। रहने दो ना भाई, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, चुपचाप चलो। पहला दिन होने के कारण ब्रांच से तकरीबन 5 बजे निकल गए और 6:15 बजे मलाड स्थित फ्लैट में वापस आ गए। दरवाज़ा ठीक वैसा था और उस कमरे का पंखा लाइट ऑफ थे। हमने फ्लैट में नजर मारी पर कोई भी नहीं था। सर तो कह रहे थे एक और साथी आएगा। ये सोच हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हाथ मुँह धोकर हमने घर के बने हुए बेसन के लड्डू खाए। थोड़ी बोरियत होने लगी तो हमें उस कमरे में जाने की जिज्ञासा हुई। पर जैसे ही हमने पहला कदम उस कमरे में रखा, हमें दरवाजे पर किसी के जोर से दस्तक देने की आवाज़ आई। खोल, जल्दी खोल। राजेश सर बाहर जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए चिल्ला रहे थे। मरना है तुझे, जब तुझे एक बार कहा है कि ड्राइंग रूम में ही रह तो समझ नहीं आता। सर, मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? देखो मुकेश, तुम भी छोटे हो, जो कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ बिना सवाल जवाब समझ जाओ, वरना बाद में मत कहना बताया नहीं। ओके सर। राजेश सर की लाल आंखें और उसमें बसे क्रोध और डर ने हमें चुप रहने विवश कर दिया। किस्मत से अगला दिन शनिवार का था और हाफ डे होने के कारण हम 2 बजे वापस आ गए। दरवाजे की जाली से हमने फ्लैट के अंदर देखा। इस बार सुबह की भांति उस कमरे का पंखा, लाइट सब कुछ ऑन था। हमने फ्लैट के अंदर ना जाते हुए उस बिल्डिंग का दौरा करना ठीक समझा। एक अजीब सी उत्सुकता हुई कि देखा जाए हम रहते कहाँ हैं आखिर। 2 मंजिला इमारत के पहले तल पर बैंक का स्टाफ क्वार्टर था।
उस तल पर बने बाकी दोनों फ्लैटों पर ताला लगा हुआ था। हम दूसरे तल पर जैसे ही पहुंचे, चारों तरफ जाले और फर्श पर जमी हुई गंदगी पाई, जैसे किसी ने उधर सालों से सफाई ना की हो। किसी तरह अपना सिर मकड़ी के जालों से बचाते बचाते मैं दूसरे तल पर बने फ्लैट के दरवाजे के बाहर पहुंचा। उस पर ताला लगा था और बाहर की लाइट टूटी हुई थी। उसी तल पर बाकी के दोनों फ्लैट बंद पड़े थे। बैंक को भी इसी इमारत में क्वार्टर बनाने का सूझा। हमने मन ही मन फुसफुसाया, एक इमारत में 5 फ्लैट बंद है और सिर्फ एक फ्लैट खुला है, हमारा, और वो भी ऐसा है कि जिसे दिन रात हम ताला तो दूर कड़ी तक नहीं लगा सकते। ये सब मुझे बड़ा अजीब लगा। सिगरेट और जिज्ञासा की तलब मुझे पास के पनवाड़ी तक खींच लाई। ये रईजा टाउनशिप ब्लॉक ए इमारत में कोई दिक्कत है क्या? हवा में छल्ले उड़ाते हुए हमने पनवाड़ी से सवाल किया। पास में खड़े 4-5 लोगों ने हमको ऐसे घूरा जैसे हमने मोदी जी का गुणगान कर दिया हो। वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए। क्यों हमें बर्बाद करने पर तुले हो भैया? पनवाड़ी की आवाज़ में भय और शोक दोनों था। पर मैंने तो बस इतना पूछा कि उस इमारत में भूत है, उस इमारत में भूत है। पनवाड़ी ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिगरेट भी अब अपना असर छोड़ रही थी। साहब, कोई नहीं रहता उस इमारत में सिवाय उन बेवकूफ़ बैंक वालों के। उनको भी 1000 बार कहा है, पर शायद भूतों से दोस्ती हो गई उनकी। मरने दो सालों को। आप कहाँ रहते हो साहब, और उस इमारत के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वह पनवाड़ी सवाल करता रहा और मैं वहाँ खड़ा रहा। मैं हिलना चाहता था, वहाँ से भागना चाहता था, पर मेरे मन और मेरे शरीर दोनों को जैसे सांप सूंघ गया हो। पनवाड़ी के सवाल मेरी सिगरेट से निकलते धुएं की तरह आसपास हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर मैं वहाँ था ही नहीं। मैं उस चटाई पर था जिस पर मैं पहली रात उस फ्लैट में सोया। मैं उस कुर्सी पर था जिस पर बैठकर मैंने बेसन के लड्डू खाए। मैं उस दरवाजे के भीतर था जिस पर ताला और कुंडी कभी नहीं लगाए जाते। मैं फ्लैट के हर एक कण में था सिवाय उस कमरे के जिसके अंदर जाने की मुझे अनुमति नहीं थी। सकपकाया और घबराया मैं वहाँ मोम के पुतले की तरह खड़ा रहा। सिगरेट का धुआं मेरे फेफड़ों तक पहुँच चुका था और भूत का डर मेरे दिमाग तक। क्या हुआ भैया? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? पनवाड़ी मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछने लगा। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला और मेरे मुंह से सिर्फ हवा निकली, शब्द नहीं। अरे, इतनी धूप में क्या कर रहे हो? चलो फ्लैट में। सामने से आते हुए सतीश सर ने मुझसे कहा। मेरे कंधे पर हाथ रख वो मुझे अपने साथ ले गए। चलते चलते मैंने पीछे पनवाड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक खौफ, एक बेचैनी पाई। हैरान परेशान वह अपने माथे से पसीना हटाने के अलावा और कुछ ना कर सका। आप चलिए सर, मैं आता हूँ, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। अशांति और तनाव ने मेरे मन मस्तिष्क को घेर लिया था। मैं किसी भी कीमत में उस फ्लैट के अंदर नहीं जाना चाहता था। अरे मस्त मिसल पाव लाया हूँ यार, चलना साथ खाएंगे, मेरी बाजू पकड़ते हुए सतीश सर ने कहा। नहीं सर, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? इक्का दुक्का दिन हुए नहीं तुम्हें यहाँ आए हुए और काम सूझ रहे हैं। चुपचाप चलो वरना एंट्री बंद करवा दूंगा फ्लैट में तुम्हारी। मैं पीछे मुड़ा और सरपट दौड़ने लगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ भाग रहा था और मैं क्यों भाग रहा था, पर मैं भागता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक मेरा गला प्यास से सूख नहीं गया। क्या बात है बाबू, कोनो भूत वूत देख लियो का? पास में खड़े कुल्फी वाले ने मुझे देख टिप्पणी करी। लो कुल्फी खाओ। वृद्ध बाबूजी ने केसर कुल्फी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कुल्फी को हम एक चंचल बालक की तरह जल्दी जल्दी चूस रहे थे और बाबूजी हमें देख मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही हमने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो हमारा बटुआ गायब था। रहने दो बेटा, मेरे चेहरे पर शिकन देख बाबूजी ने कहा। मेरा पर्स? मैंने अपनी जेब टटोली। मेरी नज़र अपनी सूनी हथेली पर पड़ी। मेरी घड़ी? सिर पर हाथ रख अगले कुछ मिनट मैं चुपचाप बैठा रहा। पिछले 3 दिन में इतना कुछ घटित हो गया था कि मेरा मनमौजी मन पचा नहीं पा रहा था। 5 मिनट पश्चात मैं खड़ा हो गया।
क्या बात है मुन्ना, तनिक परेशान लग रहे हो? बाबूजी ने आराम से पूछा। अंकल, मेरा बटुआ नहीं मिल रहा। घबराओ मत बेटा, घर पर रह गया होगा। कहाँ रहते हो तुम? वो रहेजा टाउनशिप ब्लॉक। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल बाबूजी एकदम से अपनी साइकिल के पैडल चला के वहाँ से गायब हो गए। उनके पैरों में एक अलग स्फूर्ति और भाव भंगिमा में गजब की तेजी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। शाम हो चली थी और अब मुझे भूख सताने लगी थी। बिना पैसे मुझे कोई खाना खिलाता नहीं और बटुआ लेने में उस फ्लैट में जाना पड़ता। नहीं, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं था कि बटुआ दफ्तर में है, फ्लैट में, या फिर कहीं भागते हुए गिर गया। इतना मुझे याद था कि घड़ी फ्लैट में है, क्योंकि जल्दबाजी में सुबह मैं पहनना भूल गया था। एक तरफ भूख और दूसरी तरफ भूत, दोनों मेरे बर्दाश्त के बाहर थे। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैंने सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे कुछ घड़े और 2 गिलास रखे पाए। पेड़ के नीचे लटकती शाखा पर लिखा था, प्रेरणा प्याऊ। उस समय मैंने इतना पानी पिया, एक ऊंट भी शर्मा जाए। अब जाहिर सी बात है, इतना पानी अंदर गया था तो बाहर भी आना चाहेगा। 1 घंटे बाद मुझे वॉशरूम जाना था और मैं कोई जगह ढूंढने लगा। भाई साहब, यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट है क्या? मैंने एक सब्जी वाले से पूछा। यहीं कहीं झाड़ी में निपटा लो साहब। वैसे तो मैं राह चलते लोगों की बातों में आता नहीं, लेकिन इस बार मेरा फ़ायदा था। उसी सब्जी वाले से मैंने पानी मांगा और किसी तरह मैंने अपनी भूख शांत करी। पर अब नई समस्या थी कि रात कहाँ बिताएं। थोड़ी और दूर पैदल चलने पर हमें सरकारी शेल्टर बसेरा दिखा। तब जाकर हमारी जान में जान आई, पर उसके बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़कर मेरे कंधे फिर से झुक गए। 1 रात 10 रुपये, 2 रात 15 रुपये। नोट, पैसा ना दिए जाने पर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मरता क्या ना करता। मैं बसेरा के अंदर गया। एक दरी मिलेगी? अपने नीचे बिछाओ या ऊपर देख लो। फटने पर 50 रुपये और एडवांस में पैसा देना होगा। रजिस्टर पर एंट्री करते हुए एक तोंद वाले महाशय ने जानकारी दी। अरे साहब, आप इधर कहाँ आ गए? मेरी औपचारिक वेशभूषा देखकर वह चकित हो गया। बस घूमता घूमता। मुझे मंजूर है, पर पैसे मैं बाद में दूंगा। कोई दिक्कत नहीं साहब, उसने हल्की रंगीन चादर निकालते हुए कहा। जहाँ मर्जी सो जाओ साहब, इसे अपना ही घर समझो। शेल्टर में गोबर और सीवेज की एक असहनीय बदबू आ रही थी। बड़ा साहब बनने जा रहा है मेरा बेटा, बैंक मैनेजर। दिल्ली से मुंबई रवाना होते समय मेरी माँ के शब्द मुझे याद आ रहे थे। 3 दिन पहले मन में एक उत्साह लिए मुंबई आया था और ये दिन देखने पड़ेंगे, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। खुली आंखों से रात बिताने के बाद सुबह 10 बजे बिस्तर से उठा और दबे पांव बाहर जाने लगा। ओ साहब, पैसे कौन देगा? वही महाशय ने मुझे बसेरा से निकलते हुए देख लिया। निकालो 50 रुपये। उसकी वाणी से अब मिठास गायब थी। निकलते हुए, पर 1 रात का तो 10 रुपये लिखा है ना? अरे रंगीन चादर का 50 रेट है। उसने चिढ़ते हुए कहा। भाई, मैं तकलीफ़ में हूँ और मेरा बटुआ घर रह गया है। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। बहुत सुनी ऐसी कहानियाँ, पैसा दो वरना पुलिस को बुलाता हूँ। पढ़े लिखे इंसान की कमज़ोरी होती है कि वो पुलिस से डर जाता है। मेरे आंसू निकलने ही वाले थे। इतना सहन किया और सही। इतना सोच मैं वहाँ चुपचाप बैठ गया। तो अब पुलिस को ही बुला। थोड़ी देर में एक कांस्टेबल मुझे नज़दीकी थाने ले गया। दिखते तो ठीक ठाक घर के हो, फिर ऐसा काम क्यों करते हो? हम थाने पहुँच चुके थे। साहब, ये बिना पैसे से शेल्टर से निकल रहा था। वहाँ उपस्थित सब इंस्पेक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा। उनकी वर्दी पर उनका नाम चमक रहा था, सब इंस्पेक्टर विवेक। इसका नाम, नंबर और पता नोट कर लो और जाने दो। अपना नाम और नंबर बताने के बाद मैं चुप हो गया। पता बताने का पैसा लेगा क्या? रहेजा टाउनशिप ब्लॉक ए, फ्लैट नंबर। मात्रे, जाने दे इसे। बस साहब, पता ही लिख रहा हूँ। फिर तूने सुना नहीं? भगा इसको यहाँ से अभी के अभी। उन्होंने सिंघम स्टाइल अपना लिया। सब इंस्पेक्टर साहब के एकदम चिल्लाने से कांस्टेबल महात्रे भी डर गया। जा यहाँ से, साहब को कुछ काम है। पर सर, मेरा पूरा पता तो। निकल यहाँ से
और दोबारा इधर मत आइयो। सब इंस्पेक्टर विवेक ने कांस्टेबल को बाहर भेज सामने रखी फाइल बंद की और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। 5 साल पहले की घटना उसके दिमाग में घूम गई थी। विवेक को अपनी आंख मलते हुए कांस्टेबल महात्रे ने देख लिया। मुकेश भी बाहर खिड़की के पास कान लगाए खड़ा था। जनाब, बुरा ना मानो तो उस फ्लैट के बारे में कुछ पूछूं? हाँ बोलो, क्या हुआ था सर उधर? ऐसा क्या हुआ कि वो फ्लैट पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया? इंस्पेक्टर विवेक के चेहरे पर हल्की शिकन दिखी। देख महात्रे, इंस्पेक्टर विवेक के चेहरे पर हल्की शिकन देख महात्रे सकपका गया। एक चुप्पी छा गई जो विवेक की आवाज़ से ही टूटी। महात्रे, ये बात करीब 5 साल पहले की है। एक बाबूजी, उम्र लगभग 50 से 55 के बीच रही होगी, वो थाने आए थे। विवेक के अंदर एक तूफान चल रहा था। वह अपनी कुर्सी से उठा और अतीत में चला गया। इंस्पेक्टर साहब, ये घर मैंने तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर बनाया है। पहले बैंक की नौकरी के लिए मशक्क़त की, उसके बाद पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई, पाई पाई जोड़ी। अपने बैंक से होम लोन लिया, तब जाकर मुंबई जैसे शहर में खुद का एक आशियाना बना पाया हूँ। बाबूजी, आपके जज्बातों की पूरी इज्जत करता हूँ, पर कागजात में आपने ही ये घर अपने बेटे के नाम किया है। कानूनी तौर पर अब वो उसका मालिक है। मैंने स्नेहपूर्वक उन्हें समझाया, पर उसने छल से मेरे हस्ताक्षर लिए। मेरे कैटरेक्ट के ऑपरेशन से ठीक पहले उसने बेईमानी करी। बाबूजी की आंखें नम होने की कगार पर थी। बाबूजी, अब वो तो आप दोनों का निजी मामला है। आप बेटे पर बेईमानी और 420 का केस कर सकते हैं, मगर कचहरी में ये साबित हो गया तो आपकी जीत और उसकी हार। मैंने तर्क दिया। इंस्पेक्टर विवेक ने रक्षात्मक सुर में कहा, बेटा, इस उम्र में भला कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहेगा? अगर जीतना है तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा बाबूजी। सब कागजात आपके बेटे के पक्ष में हैं। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। बेटा, आपके बच्चे हैं? हाँ जी, एक लड़का है। घर जाकर खेलते हो उसके साथ? बाबूजी, जब कभी ड्यूटी से समय मिलता है तो ज़रूर खेलता हूँ। तो उससे हार कर मज़ा आता है या जीत कर? मेरे पास बाबूजी की वाकपटुता का कोई जवाब नहीं था। बेटा, बच्चों को ना खेलना बहुत पसंद होता है, बस बड़े होकर खेल बदल जाता है और उसके नियम भी। उसका ये खेल मेरे जज्बातों के साथ है, जो वो बखूबी खेल रहा है। अपने नाम अनुसार मैं बाबूजी की बात पूरे विवेक से सुनता रहा। चाह रहा हूँ बेटा, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वो राय दी, पर एक बात याद रखना, मैं उसी कमरे में रहता हूँ और हमेशा उसी कमरे में रहूँगा, हमेशा। गुस्सैल और असहाय सुर में ये कहकर बाबूजी वहाँ से चले गए। अगली सुबह अखबार में खबर नजर आई, एक बैंकर की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु। छानबीन करने पर मुझे पता चला कि बाबूजी का बेटा व बहू उन्हें खूब सताते थे। कभी उन्हें उन्हीं के कमरे बंद कर जाते तो कभी घर के दरवाजे पर ताला लगाकर 2-2 दिन गायब रहते। इन्हीं हालातों में एक दिन बाबूजी की मृत्यु हो गई। कांस्टेबल महात्रे के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ तरस भी था। बेचारे बाबूजी, उम्र भर जिसके लिए इतनी मेहनत की, वही आस्तीन का सांप निकला। मात्रे, अक्सर दिए तले ही अंधेरा होता है। क्या सब इंस्पेक्टर विवेक वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैं ये सब सुनकर अभी ठीक से अचंभित भी नहीं हुआ था कि तभी मैंने पीछे से किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। मुकेश, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये क्या हालत बना रखी है? मुझे बाहर देख राजेश सर ने हैरानी पूर्वक कहा। तेरी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने आया था इसी थाने में और तू यहाँ मटर गश्ती कर रहा है। सर, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने हल्की बदतमीजी से उनसे पूछा। क्या नहीं बताया? उस फ्लैट के बारे में। क्या जानना है तुझे उस फ्लैट के बारे में? बोल। तुझे मारा किसी ने उस फ्लैट में? बता मुझे। नहीं तो क्यों डर रहा है? मैं खुद वहाँ रहता हूँ सतीश सर के साथ। इतना काफ़ी नहीं है तुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो जगह पूर्ण रूप से सुरक्षित है? मैं गर्दन हिलाने के अलावा और कुछ ना कह सका। चल घर, हम पढ़े लिखे लोग हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना हमें शोभा नहीं देता। मैं ना चाहते हुए भी उस फ्लैट में चला गया। बच्चों की तरह इमारत की पहली सीढ़ी से लेकर घर के पहले कदम तक मैंने राजेश सर का हाथ थामे रखा। सर,
मुझे अपने साथ सुला लोगे प्लीज़? ओए, मेरे ऐसे शौक नहीं है, कहकर राजेश सर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मुझे हाथ से उन्होंने अपनी तरफ बुलाते हुए इशारा किया। उनको बड़ा भाई मान वो रात में उनके साथ चिपक कर सोया और रात में डर के मारे हल्का होने भी नहीं उठा। सुबह हम तीनों हमेशा की तरह इकट्ठे ब्रांच के लिए सही समय पर निकल गए। लंच टाइम होने पर अपनी ब्रांच से निकल मैं एचआर मैनेजर के पास पहुंच गया। उस समय वो अपना टिफ़िन खोलने ही वाला था। 6 फ्लोर लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं हाफ रहा था और सीधा उससे बिना पूछे उसके सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। सर प्लीज़ मुझे कोई और क्वार्टर अलॉट कर दीजिए, मैं उस फ्लैट में नहीं रह सकता, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर प्लीज़। आपको दुख में देख जिस प्रजाति को खुशी महसूस होती है शायद उसी का नाम मानव संसाधन डिपार्टमेंट है। मुझे यातना करता देख उसके चेहरे पर एक आनंद था, एक अजीब सुकून, जैसे बचपन की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज का अथक परिश्रम का फल उसके सामने एक परेशान इंसान के रूप में बैठा हो। शुक्र करो तो मुंबई आते ही स्टाफ क्वार्टर मिल गया। पता है मुंबई में सर के ऊपर छत होना कितनी बड़ी बात है? हाँ सर पता है, बस आप मुझे किसी और स्टाफ क्वार्टर में भेज दीजिए। क्या हो गया, क्या तकलीफ़ है उसमें? सर आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। नहीं, कोशिश तो करो। अपनी ठोड़ी पर हाथ रख उसने कहा। जैसा सब इंस्पेक्टर विवेक ने कांस्टेबल महात्रे को बताया था ठीक वैसा ही मैंने मैनेजर को विस्तार में बता दिया। सारी कहानी सुनने के बाद कुछ देर उसने अपनी कलमों पर खुजली की, फिर छत की तरफ देखा और खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी के ठीक पीछे एक खिड़की थी जिससे बाहर का नज़ारा दिखता था। ये तो बहुत गलत हुआ मुकेश, पर तुम कर भी क्या सकते हो? एक बार फिर से वो कहानी दोहराने के बाद मेरा गुस्सा उबाल पर था। उसकी ये बात सुनकर मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैं उन बाबूजी के बेटे और बहू को कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं। मेरी बात उसने बीच में ही काटते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक जटिल मुस्कुराहट थी, क्योंकि उनका वो बेटा मैं ही हूँ, कहकर वो जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। जैसे ही उसकी ये बात मेरे कानों के रास्ते मेरे दिमाग तक पहुंची, मेरी विचार प्रक्रिया शून्य हो गई और मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे पैरों को मानो लकवा मार गया और मैं एक शक्तिहीन प्राणी की तरह चुप हो गया। बाबूजी के नालायक बेटे वह मैनेजर को अपने सामने बैठा देख मैं हैरान था, और उससे भी ज़्यादा हैरान था उसके चेहरे पर वो मनहूस मुस्कान देखकर। बोलो बेटा, क्या करोगे अपने प्रिय बाबूजी के नालायक बेटे और अत्याचारी बहू के साथ? बोलो बोलो, मैं भी सुन लूँ। मनोज की नज़रें मुझ पर थी। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने खुद को बेबस पाया। ऐसा नहीं था कि मैं उससे डर गया। एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दो। कर्तव्यनिष्ठ बैंकर का बेटा निकला दुष्ट और अत्याचारी, कहकर वो फिर से हंसने लगा। मैं चुपचाप उसे मुझ पर हंसता छोड़ वहाँ से चला गया। अगले दिन मैं काम ख़त्म करने के बाद शाम में दोबारा थाने गया। तू फिर आ गया। तुझे कहा था ना यहाँ आसपास ही मत आना। मुझे एक बार विवेक साहब से मिलने दो, मैंने यातना सुर में कहा। साहब बहुत व्यस्त हैं, जा यहाँ से प्लीज़। साहब ऐसा मत करो, मैं उस फ्लैट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तू जाता है या? उसने लाठी उठाते हुए कहा। मात्रे, सब इंस्पेक्टर विवेक कैबिन से बाहर आ गए थे। साहब आपसे कुछ बात करनी है, मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा। मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले थे। मुकेश, इस समय तुम जाओ यहाँ से, गड़े मुर्दे उखाड़ कर कोई फ़ायदा नहीं। मात्रे, इसके ऑफिस का पता नोट कर और जाने दे इसे। मैं भी निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन बैंक की फोर्ट स्थित शाखा में मैं खाता खुलवाने गया। वहाँ वो बेशरम मैनेजर मनोज भी था। वह मेरे ही बैच की एक महिला अधिकारी से हंस हंस कर बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो गर्दन हिला अजीब सा मुंह बनाकर नई अधिकारी से गप्पे मारने में व्यस्त हो गया। यहाँ नए खाते का फॉर्म कहाँ मिलेगा? एक आवाज़ आई। मेरे पीछे देखने की देर थी कि तब तक एक भला सी खूबसूरत नवयुवती ठीक मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। ये लीजिए मैम, कहकर उसे एक अधिकारी ने फॉर्म पकड़ा दिया। थैंक यू। वो मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को भूल क्षण भर के लिए मैं उस मुस्कुराहट में खो गया। वह मुस्कुराहट मुझे सोनाली बेंद्रे की याद दिला रही थी। वह मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगी। इतने में वो दुराचारी मनोज उस महिला अधिकारी से झटपट अलविदा कहकर
मेरी कुर्सी की तरफ आ गया। मुकेश, क्या बात है? उसके इतना कहने से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं खड़ा हो गया। नवयुवती भी मनोज को मैनेजर समझकर अपनी कुर्सी से उठ गई। तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने? ग्राहक भगवान समान होता है, कहकर उसने उस नवयुवती के हाथ से फॉर्म लिया। अपनी जेब से पेन निकालकर उसने मुझे उस फॉर्म को भरने का इशारा किया। प्लीज़ मैम, दिस साइड। अंग्रेज़ी में 4 शब्द कहकर वो उसको बगल वाले मैनेजर के केबिन में ले गया और उसके साथ गप्पे मारने लगा। मैं गुस्सा होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से मैंने उसका फॉर्म लगभग पूरा भर दिया था। केवल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालनी थी। मैं जैसे ही उस कैबिन की तरफ चलने लगा, मुझे कैबिन के अंदर से ही आंखों ही आंखों में मनोज ने वहीं बैठे रहने का इशारा किया। लगभग 15 मिनट बाद मैं शीतल मैम के पास कैबिन में फॉर्म लेकर पहुंच गया। मनोज के चेहरे पर झलक रहे गुस्से को मैंने दरकिनार कर दिया। मैम, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है। लीजिए ना सर, कह के उसने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मुझे दी। बड़े लकी हो मुकेश, वरना ऐसे लोगों का नंबर लेने के लिए दुनिया लाइन में खड़ी है, कहकर मनोज ने फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश की। क्या सर, कोई खड़ा है? शीतल ने शर्माते हुए कहा। 5 मिनट बाद शाखा प्रबंधक को आता देख मनोज खड़ा हो गया और शीतल मैडम से इजाज़त लेकर छठे तल पर अपने कार्यालय की तरफ चल दिया। मेरे खुराफाती दिमाग को एक तरकीब सूझी और मैं शीतल मैम से बात करने उनकी ओर चल दिया। और शीतल, कैसी हो आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी मस्त हैं। कल क्या कर रही हो? ज़्यादा कुछ नहीं, दिन में घर की सफाई, दोपहर को आराम और रात में ड्रिंक। आखिरी शब्द सुन मनोज के मन में लड्डू फूटने लगा। करीब 1 महीने में मनोज और शीतल काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन शीतल मैम ने ना केवल मनोज से अपने घर की साफ़ सफाई करवाई, बल्कि कोनों में लगे मकड़ी के जाले भी साफ़ करवा लिए। थक हार कर ड्रिंक का समय आया और मनोज ने मौके का फ़ायदा उठा उसके करीब आने की कोशिश करी। यहाँ नहीं, फिर कहाँ? मनोज ने एकदम से पूछा। एक 45 साल का आदमी जिसके 2 बच्चे थे, वो इस तरह की बात कर रहा था। कहीं और? कहाँ? पता नहीं। फिर भी मेरी एक फैंटेसी है, एक बैंकर के साथ उसी के घर पर। शीतल काफ़ी अजीब तरीके से बोली। वाह, फैंटेसी हो तो ऐसी, पर मेरा घर तो कभी खाली नहीं रहता। यार, तुम HR मैनेजर होते हुए ऐसी बातें करते हो। सारे स्टाफ को सर पर छत तुम देते हो और खुद के लिए एक खाली घर तक नहीं है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, कहकर मनोज मौके को भुनाने के बारे में सोचने लगा। जल्दी देखो, परसों मैं पुणे जा रही हूँ मासी के पास। 2 महीने बाद ही आऊँगी फिर। यार, तुमने बताया नहीं, तुमने पूछा ही नहीं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखो, कल मैं मलाड जा रही हूँ। रहेजा टाउनशिप में थोड़ा काम है, शाम तक वहीं हूँ। अगर कुछ हो जाए तो मुझे बता देना। मनोज के दिल में अवसर की घंटियाँ बजने लगी। अरे, उधर अपना स्टाफ क्वार्टर है ना? उसके मन में ख्याल आया। वही घर जो उसने धोखे से अपने नाम पर बाद में बैंक को ही बेच दिया था। वह अपने ऑफिस के ड्रॉर में फ्लैट की चाबी ढूंढने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद हाथ में चाबी लिए उसके मनसूबे मुस्कुरा रही थी। चाबी हाथ में लिए कुछ देर तक मनोज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट रही। फिर उसने झट से चाबी बैग में संभाल कर रख दी। सर, तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप के लिए जाऊंगा तो कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। उसने अपने उच्च अधिकारी को फ़ोन पर छुट्टी भी ले ली। शीतल, तुम रहिया टाउनशिप में मिलोगी? उसने रात को ही शीतल को मैसेज कर दिया था। ब्लॉक B में। मेरा एक और फ्लैट है ब्लॉक A में, वहाँ मिलते हैं ठीक सुबह 11 बजे। पता व्हाट्सअप करो और वहाँ पहुँचकर फ़ोन करना। शीतल का झट से जवाब आया। ओके, कहकर मनोज ने बिस्तर पर फ़ोन रख दिया। वही इमारत जिस पर कोई नहीं रहता था, वही दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं किया जाता था और वही कुंडी जो कभी लगाई नहीं जाती थी। आज भी वो दरवाज़ा बंद नहीं था। सतीश सर और राजेश सर पहले ही शाखा के लिए चले गए थे। अरे बेवकूफ़, घर खुला छोड़कर सब चले गए, सब पंखे लाइट भी ऑन है, कहकर मनोज फ्लैट के अंदर आ गया। एकाएक पंखों की रफ्तार में एक तेज़ी सी आ गई। लाइट की रोशनी कई गुना बढ़ गई और फिर एकदम से बुझकर फिर से जलने लगी। उसकी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी। बिस्तर पर साफ सुथरी चद्दर बिछी देख उसने उसी कमरे में प्रवेश किया जहाँ जाने की मनाही थी।
आ जाओ। वहीं पर जाने के बाद उसने शीतल को फ़ोन करके कहा, पर आया कोई और। उस कमरे का पंखा और लाइट अपने आप बंद हो गए और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ये देख मनोज को अटपटा लगा और उसने खड़ा होकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, पर आज उसका दिन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एक अजीब सी ताकत ने उसे इतना तेज धक्का दिया कि वो हवा में उड़कर पीछे वाली दीवार से जा टकराया। अपना सिर पकड़कर वो दर्द से कराहने लगा। उसकी शर्ट पसीने से और पतलून डर से भीग चुकी थी। बेटा, तूने ठीक नहीं करा। एक आवाज़ उस कमरे में गूंज उठी और साथ ही एक उड़ती हुई लाठी ने उसकी पीठ पर वार किया। तूने ठीक नहीं किया बेटा। इतने कुकर्म करने के बाद भी आज भी वो एक बेटा था। तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ वो लाठी कभी उसकी कमर पर तो कभी उसके कंधों पर, कभी बाजुओं पर तो कभी टांगों पर बरसती रही। उसका बिस्तर के नीचे छुपने का प्रयत्न भी फेल रहा। उसकी टांगों को खींचकर बाहर लाया गया और फिर से उसकी पिटाई हुई। वो पिटाई जो अगर बचपन में सही समय पर हो गई होती तो आज ना बाबूजी को ये दिन देखना पड़ता और ना ही उसे। बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी मांगने लगा। तुम्हें माफ़ कर दूं? इतने प्यार से तुम्हें बड़ा करा था और तूने अपने बाप के साथ ऐसा किया? पापी कहकर उसके बदन पर बाबूजी ने तबीयत से एक बार फिर से लाठी मांझ दी। बाबूजी, ऐसा कहते हुए उसके आंसू निकल गए। बाबूजी, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। मैंने आपकी बहू संग मिलकर यह विश्वासघात किया, आपको सताया, तंग किया और धोखे से ये घर अपने नाम कर लिया, फिर बैंक को ही बेचकर इसे स्टाफ क्वार्टर बना दिया। मैं सब मानता हूँ बाबूजी, सब। बस आप मुझे माफ़ कर दो। उस कमरे का दरवाज़ा और उस स्टाफ क्वार्टर का रहस्य अब खुल चुका था। सामने मैं और शीतल मैम मनोज की हालत देखकर खुश हो रहे थे। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। मनोज द्वारा कहे गए शब्द मेरे कानों में गूंज उठे। शीतल मैम उस कमरे की तरफ बढ़ी। न जाने क्यों पर शीतल मैम ने ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया, पर उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी कि मैं उनसे इसका कारण नहीं पूछ सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है, बहुत सुकून। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आत्मीय आभार व्यक्त किया। आपको धन्यवाद, सब आपका ही प्लान था, कहकर वह उस फ्लैट से बाहर की ओर चल दी। आज उनकी भाव भंगिमा और आत्मविश्वास में एक अजब गरिमा और तेजी थी। मैम, मुझे थोड़ा दूर तक छोड़ देंगे? मैं भी उनके पीछे चल दिया। पूरे सफ़र में हम कुछ नहीं बोले। उन्होंने नज़दीकी थाने के बाहर गाड़ी रोक दी। मैं 1 मिनट में आई, कहकर वो गाड़ी से उतरी। उनके कदम थाने की तरफ चलने लगे। उत्सुकतापूर्वक मैं भी छुपते छुपाते उनके पीछे चल दिया। ये लीजिए। उन्होंने वो मोबाइल रिकॉर्डिंग समेत सब इंस्पेक्टर विवेक के हाथों में थमा दिया। गर्व है तुम पर बहना, गर्व है। विवेक साहब के शब्द सुनकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था। पुलिस की ओर से ऐसी कर्तव्यनिष्ठा, ऐसी मेहनत मैं आज पहली बार देख रहा था। शीतल मैम का बैंक में मेरी कुर्सी के बगल में आकर बैठना, बचत खाते का फॉर्म मांगना, मनोज के साथ मैनेजर के कैबिन में गप्पे मारना और फिर मेरी प्लान का हिस्सा बनना, वो सब मेरे दिमाग में एक बार फिर से आ गया। आपको धन्यवाद, सब आपका प्लान था। उनके शब्द याद आ रहे थे। असल में ये मेरा नहीं बल्कि उनके प्लान का हिस्सा था। उनके बेटे और बहू को सजा हुई और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बोरिंग हो गई। कहानी ख़त्म कर मुकेश खड़ा हो गया। मूंगफली और रेवड़ी ख़त्म हो गई थी, पर कहानी से संबंधित उसके मित्रों के मन में काफ़ी सवाल थे। तो क्या बाबूजी इस घर से चले गए? उनकी आत्मा को शांति मिली या नहीं मिली? मुकेश के एक मित्र जगदीश ने उत्सुकता से पूछा। उसके प्रश्न में कौतूहल के साथ साथ भय भी था, क्योंकि जगदीश और उसके पिताजी के बीच पुराने बंगले को लेकर थोड़ी तनातनी थी। उसके पिताजी वहां वृद्धाश्रम बनवाना चाहते थे, किंतु उनका बेटा गेस्ट हाउस। मुकेश ने जगदीश का सवाल तो सुना पर कुछ जवाब नहीं दिया। वह हल्का होने झाड़ियों की ओर चलने लगा। हाँ, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल गई, कहकर मुकेश झाड़ियों के अंदर चला गया। जिस आग के पास बैठे एक कहानी चल रही थी वो एकदम से बुझ गई, जिससे चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। बस कभी कभी सही गलत का पाठ पढ़ाने उनकी आत्मा का एक कण उपस्थित हो जाता है। एक आवाज़ आई
और आधे घंटे के इंतज़ार के बाद भी झाड़ियों से बाहर कोई नहीं आया। मुकेश, उसके मित्र ने उसका नाम कई बार लिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। झाड़ियों के अंदर देखने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। भाइयों, रात के 3 बज रहे हैं, आज सोना नहीं है क्या? पीछे विपरीत दिशा से बाइक पर आते हुए मुकेश ने सबसे पूछा। जवाब देना तो दूर, उसके सभी मित्र आश्चर्यचकित होकर सिर पर हाथ रख वही झाड़ियों के पास मिट्टी में बैठ गए। वहां जमीन पर लाठी के निशान देख उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें जमी की जमी रह गई और मिट्टी पर बने लाठी के वो निशान उनके मन पर सदा के लिए अंकित हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी का अंत कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।